हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ बाय एसएम। मैं सतीश मिश्रा आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज ऑब्वियसली बात है, आप स्क्रीन पे देख ही रहे हो, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस हम देखने वाले हैं, राइट। तो इसके पहले मैंने इसी एक्सरसाइज के लिए जो कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड है उसको 3 पार्ट्स में, जी हाँ 3 पार्ट्स में ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं इसी चैनल पर इन द प्लेलिस्ट ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक। तो अगर आप लोगों को वो कॉन्सेप्ट्स अगर पढ़ने हैं तो आप उस लिस्ट में जाकर, उस प्लेलिस्ट में जाकर उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ सकते हो। 3 लेक्चर्स है उसमें, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो फिर आप इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं स्पेशली जो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके लिए मैं स्पीकिंग डाइजेस्ट बनाऊंगा। तो उसी सीरीज़ का ये पहला पार्ट है, फर्स्ट लेक्चर है स्पीकिंग डाइजेस्ट का। तो स्पीकिंग डाइजेस्ट में बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ कि जितने भी एक्सरसाइजेज हैं इंक्लूडिंग मिसलेनियस और उसके एमसीक्यूज भी, मतलब सारे क्वेश्चंस चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूँ। तो इस स्पीकिंग डाइजेस्ट का, ये सीरीज का ये फर्स्ट लेक्चर है जो कि लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया। आई होप्स आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स याद होंगे। अगर याद नहीं है तो मैंने जो लेक्चर्स अपलोड किए तो जाके आप वो लेक्चर्स को देख लीजिए, तो फिर से याद आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले कॉन्सेप्ट्स का नॉलेज होना, अच्छा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो फिर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो आई होप आप लोगों ने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लिया है। तो नाउ यू आर रेडी फॉर दिस एक्सरसाइज, सो लेट्स बिगिन। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो आपके सामने ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है? सो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 which says that state which of the following statements, which of the following are statements justify in case of statements state its truth value। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब बहुत ही सिंपल है। हमारे सामने कोई सेंटेंस दिया है, ठीक है, और वो सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं, ये हमें फिगर आउट करना है, पता करना है, ठीक है। तो पहले एग्जांपल देखते हैं। 5+4 = 3, ठीक है। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सेंटेंस जो असर्टिव होगा, ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट प्रॉपरली डिफाइंड होगा तो वो स्टेटमेंट होगा, राइट। तो assertive sentence whose subject is properly defined, subject is properly known, is a statement। अब वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। अगर ट्रू है तो हमेशा ट्रू रहेगा, फॉल्स है तो हमेशा ही फॉल्स रहेगा, ठीक है। तो असर्टिव में सब्जेक्ट प्रॉपर्ली डिफाइंड तो इट इज अ स्टेटमेंट। लेकिन एक्सक्लामेटरी, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये जो सेंटेंसेस है ये स्टेटमेंट नहीं होंगे। इसके साथ साथ एक और टाइप का सेंटेंस है विच इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। तो ओपन सेंटेंस क्या होता है? एनी असर्टिव सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज नॉट प्रॉपर्ली डिफाइंड, ओके, या एनी मैथमेटिकल इक्वेशन वेयर द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, और एनी assertive sentence which conveys any opinion of a person। तो वो सारे ओपन सेंटेंसेस होते हैं। तो ओपन सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड imperative sentences, these sentences are not called statements, ठीक है। तो आई थिंक ये आप लोग को याद आ गया होगा। तो चलो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। 5+4 = 13 कौन सा टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट है। तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? इट इज अ स्टेटमेंट एंड द ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, क्योंकि अगर इनकरेक्ट है तो क्या बोलना पड़ेगा? ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रुथ वैल्यू is f, okay, it's a statement and the truth value is f because it's false, okay। first example I think clear। second example, x minus 3 equal to 14, okay, x minus 3 equal to 14, ये वाला एग्जांपल देखना हमें।
राइट, दिस वन। तो कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये? तो आप देख सकते हो इट्स अ मैथमेटिकल इक्वेशन, राइट। ये मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल दिया हुआ है, बट क्या इस वेरिएबल का वैल्यू यहाँ पे दिया है, मेंशन किया है? नहीं किया है। तो मैंने बताया था कि अगर वेरिएबल मैथमेटिकल इक्वेशन होगा और इसमें अगर वेरिएबल है और वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया है तो ये ओपन सेंटेंस है, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। ठीक है, सो अब हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। तो थर्ड एग्जांपल क्या है? क्लोज द डोर। ये हमारा सेंटेंस है, राइट, क्लोज द डोर। तो पहले टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टाइप है। तो क्या है ये? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो अब इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है? तो इंपेरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इट इज एन imperative sentence, hence it is not a statement। it is not a statement। ठीक है, तो थर्ड एग्जांपल भी आई थिंक डन। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है? फोर्थ वाला, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, अब आप एक काम करो, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो। अगर आपको इसका आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, लिख दिया आपने? ठीक है, तो अब इसका मैं अब आपका आंसर मैच करते हैं। चलो देखते हैं आपका आंसर राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, राइट। क्योंकि क्या है कि सिर्फ मैं ही सॉल्व करते जाऊंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो पहले आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अगर आपको आंसर नहीं मिला फिर आप वीडियो को कंटिन्यू करके आंसर देख लो, ठीक है। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव है, ठीक है। अच्छा, असर्टिव है तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट, बिकॉज 0 क्या है? रियल नंबर है, एंड वी नो दैट एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसीलिए इसके बारे में क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज अ स्टेटमेंट, बराबर है, इट इज अ स्टेटमेंट। इट इज अ स्टेटमेंट। और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? स्टेटमेंट करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट करेक्ट होगा तो ट्रूथ वैल्यू क्या रहता है? टी। तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज टी। ओके, ट्रूथ वैल्यू टी आया। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अच्छा, इसका आंसर आप चैट बॉक्स में लिखो पहले। लिख लिया? ओके, चलो। अच्छा, कैसे लिखना है? जब आप आंसर लिख रहे हो तो आपको वीडियो पॉज करना है, वीडियो पॉज करके आंसर लिखो चैट बॉक्स में, फिर देखो कि आपका आंसर सही आया कि गलत आया, ठीक है। इससे आपके क्वेश्चन आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत हुआ आपका आंसर तो आपको सही आंसर तो मिलने वाला ही है, तो आपके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होते जाएंगे, ठीक है। तो वेन एवर यू, जब मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए बोलूंगा तो आपको तभी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, ठीक है। अच्छा, चलो, अब आपके क्वेश्चन का आंसर मैच करते हैं, सही है कि गलत है। प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट। पहले बात, कौन सा टाइप का सेंटेंस है? क्या कर रहे हैं इसमें हम लोग? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट मतलब कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ? इंपरेटिव, बराबर। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब अगर ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं, नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस,
hence it is not a statement. ठीक है, ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। चलो इसका आंसर वीडियो पॉज करो, कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, आपने आंसर लिख लिया होगा मुझे ऐसा लग रहा है। अब आपके आंसर से मैच करते हैं। चलो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सबसे पहली बात कौन सा टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव है, बराबर सही बोला आपने, असर्टिव सेंटेंस है। और असर्टिव सेंटेंस है तो इसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो करेक्ट है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बराबर है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट भी है, तो ये स्टेटमेंट हुआ और इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा? टी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t. Okay, it's a statement whose truth value is t. करेक्ट, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो पहले वीडियो पॉज करके। ठीक है, ओके तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स कौन सा टाइप का सेंटेंस है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हो ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, राइट? दिस इज अ मैथमेटिकल इक्वेशन। इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व है एक्स, एक्स इज द वेरिएबल हियर। अब क्या इस वेरिएबल का वैल्यू यहां दिया है? नहीं दिया है। अगर कोई मैथमेटिकल इक्वेशन होगा और इसमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया होगा तो ऐसे टाइप के सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस, राइट? अब ये ओपन सेंटेंस है, तो ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं, नहीं होता। तो क्या बोलेंगे? इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्लियर? आई होप कि आपके आंसर्स सही हो रहे होंगे, आप भी सही आंसर्स लिख रहे होंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 8। अब इस एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है? अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। चलो पहले आप लोग इसके आंसर को बता दो। ठीक है, पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ वीडियो पॉज करके। ठीक है, तो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। ओके, तो पहली बात कौन सा टाइप का सेंटेंस है? डिक्लेरेशन हो रहा है, असर्टिव है, बराबर सही सोचा आपने। इसके बाद इस इक्वेशन में जो इंफॉर्मेशन दिया है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो जनरली कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और आपने ये पढ़ा ही है या हमें ये पता ही है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली 2 ही रूट्स होते हैं, राइट? अल्फा एंड बीटा, बराबर, जनरली 2। अब ये जो 2 रूट्स है आइदर ये रियल हो सकते हैं, मतलब रियल के साथ अनइक्वल हो सकते हैं, रियल के साथ इक्वल हो सकते हैं, और ये दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं। तो तो यहाँ पे 2 रूट्स मिल रहे हैं, यहाँ पे एक रूट मिलेगा, अगर इक्वल है तो एक ही रूट होगा, और इमेजिनरी रूट्स है तो 0 रूट्स होंगे, अगर इमेजिनरी है तो 0 रूट्स होंगे, राइट? मतलब 2 रूट्स से ज्यादा नहीं मिल सकते, राइट? या तो 0 रूट्स मिलते हैं इमेजिनरी होने पर, इमेजिनरी केसेस में 2 रूट्स मिलते हैं, 0 रूट्स मिलते हैं। अगर इक्वल हुए रूट्स तो एक रूट मिलता है, और अगर अनइक्वल हुए तो 2 रूट्स मिलते हैं। तो मैक्सिमम 2 ही रूट होते हैं, 2 से ज्यादा रूट होते नहीं है। तो इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट whose
ट्रूथ वैल्यू इज टी। तो आई होप आप लोग का आंसर करेक्ट हुआ रहेगा। नेक्स्ट, डू यू लाइक मैथमेटिक्स? ये तो बहुत सही क्वेश्चन है, हर मैथमेटिक्स स्टूडेंट इसका आंसर यस ही करेगा जिसको मैथ्स पसंद है। तो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मतलब कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ? इंट्रोगेटिव। ठीक है, हर क्वेश्चन के पहले आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। ठीक है, फिर वापस आके वीडियो को देखो कि आपका आंसर राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वेन एवर यू सी ए क्वेश्चन, उसका आंसर आप सॉल्व करो, इसे सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उसको लिख दो, फिर आके वीडियो कंटिन्यू करो। ठीक है, इससे आपका अच्छा प्रैक्टिस होते रहेगा। सो डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्या है ये? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे हमें आंसर येस नो ही करना है। हमें ये पूछा जा रहा है कि सेंटेंस स्टेटमेंट है या नहीं है। ओके, नहीं तो कुछ लोग लिख देंगे येस आई लाइक मैथमेटिक्स, कुछ लोग लिखेंगे नो आई हेट मैथमेटिक्स, आई डोंट लाइक इट। अच्छा, तो क्या होगा? इंट्रोगेटिव, फिर से आ जाते हैं टॉपिक पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है, सीधी सी बात है, राइट? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं होगा, तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। बराबर है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसीलिए स्टेटमेंट नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन सेट्स इन द वेस्ट। वीडियो पॉज करके आंसर लिखो, उसके बाद आगे कंटिन्यू करो। चलो ठीक है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, पहली बात कौन सा टाइप का सेंटेंस है? असर्टिव। अच्छा, इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? करेक्ट है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट, करेक्ट है। तो इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ, स्टेटमेंट हुआ, और ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा? टी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर क्या लिखेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t. It is a statement whose truth value is t. सही है? ओके, चलो अभी नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज हमारा 11th एग्जांपल, ये वाला। ऑल द रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। कौन सा टाइप का सेंटेंस हुआ? असर्टिव है, सही है, असर्टिव है। इंफॉर्मेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये तो गलत है ना। अगर ऐसा होता ऑल होल नंबर्स आर रियल नंबर्स, तो ये सही होता, लेकिन ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ये तो गलत है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रियल नंबर्स है जो होल नंबर्स नहीं होते। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, बट ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव टाइप है, डिक्लेरेशन हो रहा है, बट इनकरेक्ट डिक्लेरेशन हो रहा है, यानी ये हमेशा फॉल्स रहेगा। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस हमेशा फॉल्स रहेगा। तो क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ, तो क्या बोलेंगे इसके बारे में? इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is f. It is a statement whose truth value is f. I hope समझ में आ रहा है सबको, क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। तो हर प्रॉब्लम की तरह आपको इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, सब क्वेश्चन के लिए करना है। ठीक है, जब भी एक क्वेश्चन खत्म होगा, मैं जब नया क्वेश्चन लूंगा, तो आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर वीडियो कंटिन्यू करना है। ये आपके प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, इससे मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे आपका ही फायदा होगा। ठीक है, और मुझे इससे ये भी समझ में आएगा कि कौन क्या आंसर कर रहा है, किसी को टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलो, तो कैन यू स्पीक इन मराठी?
कौन से टाइप का सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बारे में हमने क्या बोला था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर नॉट कंसिडर टू बी अ स्टेटमेंट। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम लोग? इट इज एन, आंसर लिख रहा हूं, इट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं। तो क्या बोलेंगे? हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। क्लियर? चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 13, ठीक है। तो 13th एग्जांपल में आप क्या देख रहे हो कि इट इज सेड दैट एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 7। अच्छा, तो इस एग्जांपल में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, ठीक है, और इस मैथमेटिकल इक्वेशन में वेरिएबल x इन्वॉल्व है और इस जगह पे वेरिएबल भी दिया है। अब जनरली क्या होता है कि अगर वेरिएबल कोई मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन है और उसमें वेरिएबल का वैल्यू नहीं दिया तो जनरली वो ओपन सेंटेंस होता है। लेकिन यहां पर वेरिएबल का वैल्यू दिया है तो ये ओपन सेंटेंस तो डेफिनेटली नहीं होगा, ये स्टेटमेंट ही होगा। अब स्टेटमेंट होगा तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। तो मैंने जो बोला ध्यान से सुन, मतलब याद रखो कि कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है और उसमें अगर वेरिएबल का वैल्यू भी दिया है सेंटेंस के अंदर ही, मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ साथ अगर वेरिएबल भी दे दिया गया तो वो स्टेटमेंट ही होने वाला है पक्का। अब हमें ये देखना है कि ये स्टेटमेंट आइदर मतलब क्या होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, मतलब वो डिटरमाइन करना पड़ेगा। वो कैसे समझेगा कि, तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, अगर कोई इक्वेशन बैलेंस हो गया तो उसे ट्रू बोलते हैं, अगर बैलेंस नहीं हुआ तो फॉल्स बोलते हैं। इसका मतलब अगर ये इक्वेशन, ये जो x का वैल्यू है इसने अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये x इसको सेटिस्फाई नहीं करता तब तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको LHS से शुरू करना पड़ेगा। LHS क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7। इसमें x का वैल्यू पुट करो, x के पे 7 पुट करना है तो 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7। 7 स्क्वायर कितना हुआ? 49 माइनस 42 माइनस 7, 49 माइनस 49 कितना हो गया? 0 आ गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया इसका मतलब स्टेटमेंट ट्रू हुआ, मतलब ये x के वैल्यू ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया तो पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। पूरा स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? t। तो स्टेटमेंट है तो ट्रुथ वैल्यू t। तो क्या बोलेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t। ओके, इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t। आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अच्छा, इसका आंसर पहले आप लोग वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखो, ठीक है? लिख लिया? आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं अभी इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 14th एग्जांपल है और इसमें क्या बोला गया? द सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। तो कौन से टाइप का सेंटेंस है ये? असर्टिव है, राइट? असर्टिव है तो जो इसमें डिक्लेरेशन हो रहा है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है? तो देखते हैं। पहली बात तो आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये प्रॉब्लम एक्चुअली इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने ये पढ़ा है कि अगर सपोज मान लो यूनिटी मतलब 1, तो 1 का अगर क्यूब रूट कैलकुलेट करते हैं तो हमें 3 वैल्यूज मिलते हैं जनरली। एक रियल वैल्यू होते हैं और बाकी 2 कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के स्क्वायर्स होते हैं, राइट? तो उनमें से अगर एक को ओमेगा लिया तो दूसरा वाला हो जाता है ओमेगा स्क्वायर। तो जनरली आपने ये पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर 1 का क्यूब रूट लेंगे तो वी विल गेट 3 वैल्यूज, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। और आपने ये भी प्रॉपर्टी पढ़ा है कि अगर तीनों क्यूब रूट्स को ऐड कर दिया, यानी तीनों टर्म्स को ऐड किया, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एंड 1 को ऐड किया तो वैल्यू 0 आता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या बता रहा है? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स होते हैं, तीनों को ऐड किया और ये सम कितना आ रहा है? 0।
तो यही लिखा है ना इधर प्रॉब्लम में, मतलब ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो ये असर्टिव सेंटेंस है और इसमें इंफॉर्मेशन जो दिया है वो करेक्ट है। तो इट इज ए स्टेटमेंट, क्या बोलेंगे, इट इज अ स्टेटमेंट whose truth value is t, ट्रुथ वैल्यू इज t, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। सो क्वेश्चन नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में ये लास्ट प्रॉब्लम है और क्या लिखा है, इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली। इसका आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिखो, वीडियो पॉज करके फिर आंसर देख लेना। लिखा, अब आंसर देखते हैं। तो इट रेन्स हैवीली मतलब क्या बोल रहे हैं, बहुत तेजी से बारिश हो रही है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, पता नहीं, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। अगर बारिश होता रहा तो ये ट्रू होगा, अगर सच में बारिश नहीं होता रहा और आपने बोला इट रेन्स हैवीली, तब तो ये फॉल्स होगा। मतलब कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें जो डिक्लेरेशन है वो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, मतलब इसका ट्रुथ वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। और जिस भी सेंटेंस में ट्रुथ वैल्यू सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है, ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस, बराबर है। तो अब ये ओपन सेंटेंस है, तो क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ क्या, नहीं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया सक्सेसफुली। आई होप आप लोगों ने भी उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखे होंगे और आपके आंसर्स करेक्ट आए होंगे, राइट। अब हम कंटिन्यू करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें क्या बोला है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, ठीक है। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली, इन कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो ये मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स में कवर किया है, जो कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर लिए थे, आई थिंक सेकेंड पार्ट 2 में कवर किया है या तो थर्ड पार्ट में कवर किया है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप जाके कॉन्सेप्ट्स वाले लेक्चर्स देखिए, अगर आपको आता है तो आप इसके सोल्यूशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल क्या है हमारे सामने, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे सामने, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। पहली बात, हमें कभी भी कोई भी स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा तो दो चीज़ें करनी पड़ती हैं, दो चीज़ों का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। फर्स्ट कि लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, तो लॉजिकल कनेक्टिव यहाँ पे क्या यूज हुआ है, एंड। और दूसरा कि इसमें सिंपल स्टेटमेंट्स कितने हैं, तो इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। पहला नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पहला सिंपल स्टेटमेंट। दूसरा चेन्नई इज इन तमिलनाडु, सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट। तो आपको पता है क्या करते हैं इसमें, राइट, ये ऑलरेडी हमने बेसिक्स के लेक्चर में कवर किया है। तो जो पहला सिंपल स्टेटमेंट है उसको पी से डिनोट करेंगे और जो सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट उसको क्यू से डिनोट करेंगे, ठीक है। पी क्यू क्यू लेते हैं, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो जो पहला सिंपल स्टेटमेंट है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, ठीक है। सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट क्या है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। तो फर्स्ट वाले को पी अज्यूम करना है,
सेकेंड वाले को क्यू अज्यूम करना है, राइट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हुआ स्टेटमेंट का फिर? तो आप देख सकते हो ये पहले इसके लिए क्या आएगा पी, ये पी हो गया, फिर एंड का सिंबल, फिर चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसके लिए क्या आएगा क्यू। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र के लिए पी, फिर एंड का सिंबल तो सबको पता है एंड ऐसा रहता है, उसके बाद में चेन्नई इज इन तमिलनाडु, इसके लिए क्या आएगा क्यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट, बहुत ही सिंपल था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस, ठीक है, ये इसको अभी सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और आइसोसेलेस। तो देखो ये एक्चुअली दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट्स को बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट करके लिखा हुआ है, तो इसका अल्टरनेटिव सिंप्लीफिकेशन ऐसा भी हो सकता है ना, ये स्टेटमेंट ऐसा भी लिखा जा सकता था, कैसे? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। सही है, सही बोल रहा हूं मैं? तो एक्चुअली जो स्टेटमेंट है वो ये ऐसा है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, उसका उसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी उसको और कॉम्पैक्ट वे में यहां पे लिखा हुआ है। तो इसी स्टेटमेंट को बहुत ही सिंपल वे में ऐसे कह सकते हैं, राइट, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आप क्या करो, आप इसका ही आपका इसी का सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, इसका सिंबॉलिक फॉर्म और इसका सिंबॉलिक फॉर्म सेम ही होगा, तो हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो अच्छा, अब क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें एग्जाम में ये सिंप्लीफाइड स्टेटमेंट लिखना है? तो बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इसकी जरूरत नहीं है, ये रफ वर्क है, ये जो मैंने बताया ये रफ वर्क है। मतलब ये क्यों किया, ताकि हमें इजीली समझ में आ सके कि भाई स्टेटमेंट में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ठीक है। इससे लॉजिकल कनेक्टिव और सिंपल स्टेटमेंट्स के आइडेंटिफिकेशन में हमें हेल्प होगा। समझ में आ रहा है? तो हमने स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई कर लिया है, अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए मैंने जैसे कहा था कि पहले हमें लॉजिकल कनेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, और से कौन सा टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है? कंजंक्शन। कंजंक्शन नहीं, और से डिसजंक्शन बनता है, राइट। और से क्या बनता है? डिसजंक्शन, ठीक है, डिसजंक्शन है ये। इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, और सेकंड वाला क्या हुआ, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल इज इक्विलैटरल को क्या बोलेंगे, पी, और ट्रायंगल इज आइसोसेलेस को क्या बोलेंगे, क्यू, ठीक है। तो हम मान लेंगे लेट पी मीन्स ट्रायंगल इज इक्विलैटरल एंड क्यू का मतलब क्या होगा, या जो सेकेंड स्टेटमेंट है सिंपल स्टेटमेंट दैट इज ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, वो क्यू होगा। तो फिर सिंबॉलिक नोटेशन क्या हुआ फिर हमारा, सिंबॉलिक फॉर्म। तो कैसे लिखेंगे, पहले ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इसको क्या बोलेंगे, पी, तो पी लिख दिया। फिर क्या आया, और के लिए क्या सिंबल बनेगा, और के लिए क्या सिंबल बनेगा, और का सिंबल हमें पता है, ये और का सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, इसको क्या माना हमने, क्यू, तो क्यू, तो इट्स पी और क्यू, ठीक है, इजी है, राइट। चलो, तो ध्यान में रखना हर क्वेश्चन के पहले आपको जो उसका आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखते जाना है। क्वेश्चन आया आपके सामने नया, तो वीडियो पॉज करो, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर वीडियो कंटिन्यू करो, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। समझ में आया? आप लेक्चर क्यों देख रहे हो, आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में जाके फाड़ दो, तूफान मचा दो, हिल जाए लोग, है ना। आपके पास ऐसा नॉलेज हो कि सामने वाला भी इम्प्रेस हो जाए, उसको भी लगे हाँ भाई ये जो सामने वाला बंदा है भाई, इससे थोड़ा बच के रहो, इसके सामने ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है,
ज़्यादा नॉलेज दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी नॉलेजेबल पर्सन है। तो आपको नॉलेज गेन करना है, ठीक है? और ये नॉलेज गेन तभी होगा स्पेशली इन मैथमेटिक्स व्हेन यू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन योर ओन। हाँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधा सोल्यूशन देखते जाइए। अगर आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि आप आंसर निकाल सकते हो, तो मेरा एडवाइस यही होगा कि वीडियो पॉज करो, आंसर फाइंड करो और उसको कमेंट बॉक्स में चिपका दो, ठीक है? यस, चलो देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा? अच्छा, पहले क्वेश्चन क्या है पहले वो रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज द एंगल इज राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, ठीक है? तो पहला इसमें सिंपल, इसमें लॉजिकल कनेक्टिव क्या आया? इफ एंड ओनली इफ। अच्छा, इफ एंड ओनली इफ मतलब कौन से टाइप का स्टेटमेंट है ये? कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट है? इफ एंड ओनली इफ से क्या आता है? बाय कंडीशनल। कौन से टाइप का स्टेटमेंट है ये? बाय कंडीशनल, बराबर है? अच्छा, ये बाय कंडीशनल है, ओके। फिर अभी सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो। तो इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट है, एक द एंगल इज राइट एंगल, दूसरा इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। लेकिन ये जो इट यूज हुआ है वो किसके लिए यूज हुआ है? एंगल के लिए। यहाँ पे इट का मतलब क्या है? एंगल। तो सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट होगा एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा? द एंगल इज राइट एंगल। और सेकेंड सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा? इट इज एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो हमें सिंपल स्टेटमेंट्स मिल गए हैं, बराबर। तो हम शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट है द एंगल इज राइट एंगल, सही है। उसके बाद में दूसरा सिंपल स्टेटमेंट होगा द एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री। तो पहले वाले को P बोलेंगे, दूसरे वाले को Q बोलेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा? तो द एंगल इज राइट एंगल, इसका सिंबल, पहले इसका सिंबल लिखो विच इज P। इफ एंड ओनली इफ विच मीन्स डबल इम्प्लाइज। तो डबल इम्प्लाइज का सिंबल ऐसा होता है। उसके बाद में इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री, तो इसका सिंबल क्या आएगा? Q। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना? P डबल इम्प्लाइज Q, ठीक है। आई होप आप लोग के आंसर्स करेक्ट हो रहे होंगे। चलो, ये थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, तो इसका आंसर, चलो सबसे पहले आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो आते हैं अभी सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। सो क्या लिखा हुआ है? एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस। तो इसका मतलब क्या है? पहले ना इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर नॉर आ गया। जब किसी भी स्टेटमेंट में, कंपाउंड स्टेटमेंट में नाइदर नॉर आएगा तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है? तो चलो, तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना पड़ेगा। जो कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन लिखने जा रहा हूँ। सिंप्लीफिकेशन होगा एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस। एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है? समझा? नाइदर नॉर में कैसा होगा? नॉट एंड नॉट, नाइदर P नॉर Q। सपोज ऐसा एग्जांपल कहीं पे आ गया, नाइदर P नॉर Q, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा नॉट P एंड नॉट Q। सो नॉट, सॉरी, हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि नाइदर P नॉर Q का अल्टरनेटिव फॉर्म, उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा? सो इट्स नॉट P एंड नॉट Q। बीच में एंड आएगा, ध्यान देना। बहुत लोगों को लगता है और आता है यहाँ पे, नॉट P और नॉट Q, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट P एंड नॉट Q, ठीक है? तो इसको अगर हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा इसका? नॉट P मतलब नेगेशन P एंड
नॉट क्यू मतलब नेगेशन क्यू, सही है। तो नाइदर पी नॉर क्यू देख लो, ऐसे ही होगा सिंबॉलिक फॉर्म। तो इधर भी नाइदर नॉर है ना इस प्रॉब्लम में, तो इसका भी कुछ आंसर यही फॉर्म में रहने वाला है, नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ऐसा कुछ रहने वाला है इसका आंसर। ओके, तो एग्जैक्टली क्या होगा देख लेते हैं। तो पहले हमें इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो आप देखो इसमें दो पार्ट है, एक है एंगल, पहला पार्ट क्या है, एंगल इज नॉट एक्यूट, फिर एंड आया, एंड से क्या बनता है, कंजंक्शन। फिर दूसरा सिंपल स्टेटमेंट क्या है, एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज। तो ये कंजंक्शन है, इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। पहला क्या होगा सिंपल स्टेटमेंट, एंगल इज एक्यूट, ये नॉट जो है वो लॉजिकल कनेक्टिव है, तो सिंपल स्टेटमेंट में नॉट इंक्लूड नहीं करेंगे, ध्यान देना। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट होगा एंगल इज एक्यूट फर्स्ट, सेकंड होगा एंगल इज ऑब्ट्यूज। ओके, विदाउट नॉट लिखेंगे, सिंपल स्टेटमेंट में नॉट नहीं आएगा, नॉट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट बना, तो एंगल इज एक्यूट, पहला सिंपल स्टेटमेंट, इसको हम क्या मानेंगे, P, ठीक है। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट जिसको हम Q मानेंगे, दूसरा वाला क्या रहेगा, एंगल इज ऑब्ट्यूज, एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा स्टेटमेंट का, तो सिंबॉलिक फॉर्म के लिए पहले क्या करना है, एंगल इज नॉट एक्यूट का सिंबल, देखो एंगल इज एक्यूट मतलब P, एंगल इज नॉट एक्यूट मतलब एंगल इज एक्यूट का नेगेशन। तो एंगल इज एक्यूट P है, तो एंगल इज नॉट एक्यूट क्या होगा, P का नेगेशन, यानी नेगेशन P, समझा। तो एंगल इज नॉट एक्यूट मतलब नेगेशन P, फिर क्या आएगा, एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, तो सिमिलरली वैसे ही Q के लिए भी है, एंगल इज ऑब्ट्यूज इज Q, ठीक है। तो एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज इज व्हाट, इज द नेगेशन ऑफ Q, Q का नेगेशन हो गया, तो इसलिए नेगेशन Q आएगा। तो सिंबल क्या बनेगा, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, क्लियर है। सो एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज में हमने एंगल इज एक्यूट को P लिया, एंगल इज ऑब्ट्यूज को Q लिया, तो बेसिकली फिर ये सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा इसका, नेगेशन P एंड नेगेशन Q, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया। इसके बाद एग्जांपल नंबर 5, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है हमारा, उसका एग्जांपल नंबर 5 हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। प्रोसेस तो आपको पता ही क्या करना है, वीडियो पॉज, आंसर फाइंड करना है, कमेंट बॉक्स में लिख देना है, फिर वीडियो कंटिन्यू, चेक देन चेक योर, कंपेयर योर सोल्यूशन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो ये प्रोसेस मैं बार बार नहीं बोलूंगा, अभी आपको ये हैबिट हो जाना चाहिए कि यही चीज़ को फॉलो करना है हर बार, जब भी आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो कर देख रहे हैं। तो इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, देन मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अच्छा, तो पहले इसमें लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, इफ देन। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि इफ देन से कंडीशनल स्टेटमेंट बनता है या नहीं बनता। मुझे कुछ और पूछना था, मुझे ये पूछना था कि इफ देन लॉजिकल कनेक्टिव यूज करेंगे तो कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा, कमेंट बॉक्स में लिखो, ठीक है। इसका आंसर भी लिखना है आपको, जो भी क्वेश्चन मैं बोलते जा रहा हूं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो if triangle is right angled at B, then measure of angle A plus measure of angle C equal to 90 डिग्री। चलो, आई होप आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि इफ देन यूज करने से कंपाउंड स्टेटमेंट जो बनता है उसका नाम होता है कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या बनता है, कंडीशनल स्टेटमेंट, सही है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है, फटाफट सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं। पहला सिंपल स्टेटमेंट, ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एट B, ठीक है, ये होगा ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। और दूसरा सिंपल स्टेटमेंट, मेजर ऑफ एंगल A प्लस मेजर ऑफ एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री।
ठीक है, तो फटाफट सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो लिख देते हैं इधर। पहला सिंपल स्टेटमेंट है ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट बी। दूसरा सिंपल स्टेटमेंट मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले वाले को P मानना है, सेकेंड वाले को क्या मानना है Q। अब इसके बाद में सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे इधर। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा, इफ देन आया राइट, इफ देन मतलब इम्प्लाइज आएगा इसके अंदर, इफ देन मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, तो क्या आएगा इम्प्लाइज। तो पहले ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड एट बी, उसके लिए सिंबल क्या आएगा P। फिर इफ देन है ना, तो जब इफ देन होता है तो फर्स्ट स्टेटमेंट का सिंबल लिखकर आपको क्या लिखना पड़ता है, इम्प्लाइज का सिंबल, इम्प्लाइज। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद ये जो आपका देन है, देन के बाद मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री, इसका सिंबल आएगा विच इज क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना, P इम्प्लाइज क्यू। सही है, काफी इजी था, ठीक है ना, मस्त जबरदस्त। तो ये चैप्टर ही है मस्त और जबरदस्त, ठीक है। ये वैसे डायलॉग मैं कॉपी कर रहा हूँ, एक यूट्यूब चैनल में फॉलो करता हूँ, टेक्निकल है थोड़ा, तो उनका भी ऐसे डायलॉग है, तो मैंने सोचा मैं भी यूज़ करके देखता हूँ कैसा लगता है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल। हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। देखो, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितने, आप में से कितने लोगों को हिमा दास जी के बारे में पता है। तो शी इज़ अ स्प्रिंटर, राइट, 100 मीटर स्प्रिंटर है वो। और आपको पता है 100 मीटर स्प्रिंट, ये जो कंपटीशन होता है उसमें आपको रेस जो है 9-10 सेकेंड्स के आसपास में उनकी दुनिया उधर ही रहती है, उनका जो वर्ल्ड है वो 9 सेकेंड्स, 9.5-10 सेकेंड्स के आसपास का ही है। तो आई थिंक शी इज़ करंट fastest woman in, I think, in India, and she has won a lot of medals for India in some international competitions, reputed international competitions. तो देखो उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया तो उनका नाम अब आ गया है एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो इस तरीके से अगर आप भी कुछ अच्छा काम करेंगे देश के लिए तो शायद आपका भी नाम किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में आ जाए, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, ऐसे ही नहीं कि किसी खरपत्तू का नाम उठा के एग्जाम्पल में डाल देंगे। तो वो लेवल होना चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए। आप जब उस लेवल का काम करेंगे तो आपका नाम भी इसी तरीके से एग्जाम्पल में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इज हिमा दास विंस गोल्ड मेडल इफ एंड ओनली इफ शी रन्स फास्ट। बहुत ही लॉजिकल बात है, अगर वो बहुत तेज भागेंगी तो ही वो गोल्ड मेडल जीत पाएंगे, क्योंकि उनके साथ वो, क्योंकि अकेले तो भाग नहीं रही है, उनके साथ और भी कॉम्पिटिटर्स है, वो भी बहुत तेजी से भाग रहे हैं, तो उनको उनके कंपैरिजन में और तेजी से भागना है, ठीक है। चलो, तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव क्या है, तो इसमें लॉजिकल कनेक्टिव है, कौन सा है भाई, लॉजिकल कनेक्टिव है इफ एंड ओनली इफ। फिर से इफ एंड ओनली इफ वाला एग्जांपल आ गया, मतलब कौन सा टाइप का स्टेटमेंट हुआ ये, बाय कंडीशनल। अब सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। पहला सिंपल स्टेटमेंट, हिमा दास विंस द गोल्ड मेडल, इसको हम पी से डिनोट कर देंगे। एंड शी रन्स फास्ट, मतलब हिमा दास रन्स फास्ट, तो इसको हम लोग क्यों मान लेंगे सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो हिमा दास विंस गोल्ड मेडल, पहला सिंपल स्टेटमेंट होगा। एंड फिर शी नहीं लिखेंगे, हिमा दास लिखेंगे इधर, हिमा दास रन्स फास्ट। तो पहले वाले को P मानना है, सेकेंड वाले को Q मानना है। सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा, तो पहले हम हिमा दास विंस गोल्ड मेडल का सिंबल लिखेंगे विच इज P। फिर इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज, और उसके बाद हिमा दास रन्स फास्ट Q। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना, P डबल इंप्लाइज Q। वेरी सिंपल, है ना, एकदम झकास। चलो
आगे बढ़े। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक ये क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन 2 का लास्ट एग्जांपल, ठीक है। सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट में ये लास्ट पार्ट है, उसके बाद रिमेनिंग क्वेश्चंस पे कंटिन्यू करना है। तो क्या बोला गया है, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो आप इसका आंसर सोचिए, वीडियो पॉज करके फाइंड कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। चलिए तो सोल्यूशन देखते हैं कि आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ। तो क्या बोला गया है, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ, बट। अच्छा एक और बात बताता हूं मैं आपको, अच्छा फिलहाल के लिए भी ये बता देता हूं, बाद में हम देखेंगे उसको डिटेल में। ये जो बट यूज हुआ है, आपको पता है कि बट यहां पर एंड का काम कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं जो एंड के लिए यूज किए जाते हैं, राइट। तो अल्टरनेटिव कीवर्ड्स, ठीक है, यहां पे मैं बता देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अल्टरनेटिव कीवर्ड्स फॉर एंड के अल्टरनेटिव कीवर्ड्स क्या है, मतलब एंड यूज नहीं करना है आपको, तो कुछ और कीवर्ड्स भी यूज कर सकते हैं जो एंड का ही काम करेंगे। तो वो इसमें से पहला ही बट है, ठीक है, पहला कीवर्ड है बट, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऑर्डर। तो बट एक कीवर्ड है, उसके अलावा, बट के अलावा और कौन सा कीवर्ड है, येट और दो, फिर इंस्पाइट ऑफ, फिर एज वेल एज, फिर मोरओवर, स्टिल। तो ये सारे अलग अलग कीवर्ड्स जो है, बट, येट, दो, इंस्पाइट ऑफ, एज वेल एज, मोरओवर, स्टिल, इन सभी को हम एंड की जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हमें एंड नहीं यूज करना और स्टिल हमें कंजंक्शन बनाना है, तो हम बट, येट, दो, इंस्पाइट ऑफ, एज वेल एज, मोरओवर, स्टिल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एंड के सब कीवर्ड्स है, यानी अगर आप कोई एग्जांपल देख रहे हो, उस एग्जांपल में बट आ गया तो बट मतलब एंड, येट आ गया, येट मतलब एंड, दो मतलब एंड, इंस्पाइट ऑफ का मतलब एंड, एज वेल एज का मतलब एंड, मोरओवर का मतलब एंड, स्टिल का मतलब एंड। क्लियर, ठीक। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो बट मतलब एंड है, यानी कंजंक्शन, तो बट का सिंबल और एंड का सिंबल सेम होगा, ठीक है। अब एक और है लॉजिकल कनेक्टिव नॉट, जो कि पहले वाले स्टेटमेंट में एडेड है, पहले वाले स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, नॉट, ठीक है। सो x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट एन इरेशनल नंबर बट इट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। एक्चुअली यहाँ पे एन होना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए ग्रामेटिकली, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो इसमें पहले सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, यहां से आएगा, ये हमारा पहला सिंपल स्टेटमेंट है, बट उसमें हमें लॉजिकल कनेक्टिव नॉट को इंक्लूड करना है क्या, नहीं। तो क्या बोलेंगे, x इज एन इरेशनल नंबर, ये पहला सिंपल स्टेटमेंट हो गया। और सेकंड सिंपल स्टेटमेंट क्या होगा, इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, बट कौन, इसके पहले क्या है, x, इसके पहले x मिसिंग है, वो x यहां पे कॉमनली यूज किया गया। तो x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, समझा। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या हुआ, x इज एन इरेशनल नंबर, और सेकंड हुआ x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। समझ में आ गया, तो बहुत ही सिंपल है। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट x इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, और दूसरा x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर। तो पहले वाले को p अज्यूम करना है, दूसरे वाले को q अज्यूम करना है, तो फिर सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगा,
तो पहले इसका सिंबॉलिक फॉर्म x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, x इज नॉट एन इरेशनल नंबर, x इज एन इरेशनल नंबर का नेगेशन है। x इज एन इरेशनल नंबर मतलब p, तो x इज नॉट एन इरेशनल नंबर मतलब नेगेशन p, तो नेगेशन p। फिर बट मतलब एंड का सिंबल। उसके बाद x इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो विच इज q, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आया, नेगेशन p एंड q। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लिया। सही है, शाबाश, ग्रेट। तो अब हम बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस क्वेश्चन 3 में क्या बोला गया है, राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कलर को मैं चेंज कर देता हूं, कौन सा कलर, चलो ये कलर लेते हैं। तो राइट द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब यहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं, इन सबका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ट्रूथ वैल्यू फाइंड किया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट था, एक सिंगल स्टेटमेंट था, उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड किया था। अब इस क्वेश्चन 3 में हम कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने का प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में सीखा हमने। एक बार आप क्वेश्चन स्टेटमेंट को, कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लोगे, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद का प्रोसेस इजी है, मैं समझाता हूं एक एग्जांपल लेके, इसको एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा देता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ये हमारा एग्जांपल है, 4 इज ऑड और 1 इज प्राइम। ये एक तरीके का कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो क्वेश्चन नंबर 2 में कंप्लीट किया। ठीक है, ओके। और इसके साथ साथ एक और बात याद रखो, आपको ट्रुथ टेबल्स, स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल याद है, नेगेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल, 5 स्टैंडर्ड ट्रुथ टेबल्स हैं, वो मैंने आपको बताए थे, राइट। 5 दिख रहा है, 5, हाँ 5, ओके। तो वो 5 ट्रुथ टेबल्स मैंने बताए थे, तो उसका नॉलेज आपको यूज करना है, हर एक टेबल प्रॉपरली पता होना चाहिए, प्लस आपको स्टेटमेंट को, कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए। अगर ये 2 चीजें अगर आपको आती हैं, तो आप किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं, चलो एग्जाम्पल सॉल्व करते, क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमारा काम क्या होगा, पहले हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। चलो सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले आपको सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो 2 सिंपल स्टेटमेंट इसके अंदर है, एक है 4 इज ऑड, दूसरा है 1 इज प्राइम। 4 इज ऑड को क्या मानेंगे, p, 1 इज प्राइम को क्या मानेंगे, q। तो लेट p मीन्स 4 इज ऑड एंड q मीन्स 1 इज प्राइम। ओके, तो स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना, ऐसे लिखो, सिंबॉलिक फॉर्म ना लिख, ऐसे लिख सकते हैं, द स्टेटमेंट इज, इसके बाद आपको स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो बहुत ही इजी है, 4 इज ऑड मतलब क्या लिखेंगे, p, फिर क्या आया और, फिर और का सिंबल, उसके बाद क्या है 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम मतलब q, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना, p और q। अब क्या करना है, आपको इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। इसका मतलब आपको इस p और q का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, इस p और q का ट्रूथ वैल्यू। इसके लिए आपको p का ट्रूथ वैल्यू एंड q का ट्रूथ वैल्यू चाहिए होगा, इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू पता होगा, फिर उनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और के टेबल का नॉलेज यूज करेंगे, और के टेबल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो फिर इसका ट्रूथ वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो अब पी एंड क्यू का ट्रूथ वैल्यू अगर फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट हमने, मतलब जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे वैसे ही करना है। तो अभी हमें ये देखना है कि जो p है ये ट्रू है कि फॉल्स है।
जो Q है वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो P का मतलब क्या है, 4 इज ऑड, 4 इज ऑड, ट्रू है कि फॉल्स है, फॉल्स है, 4 तो इवन होता है ना, तो 4 इज ऑड क्या हुआ, फॉल्स। तो अगर 4 इज ऑड फॉल्स है तो P का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, F, करेक्ट। Q 1 इज प्राइम, ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, 1 प्राइम नहीं होता, ये भी फॉल्स है। तो Q का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, F। तो अभी जो P और Q का ट्रूथ वैल्यू मिला, इसको क्या करना है, इसको P और Q में सब्सटीट्यूट करना है। तो ये हमारा P और Q मतलब जो स्टेटमेंट है, F और F, याद है आपको और का टेबल, और के टेबल में हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो और ट्रू होता है, एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ट्रू, तो द होल वैल्यू इज ट्रू। लेकिन यहाँ पे एक भी ट्रू है क्या, इन दोनों में नहीं है, तो क्या आएगा, फॉल्स। F और F, टेबल याद नहीं होगा तो याद कर लो अच्छे से। तो एंड में F आया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है, ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है, ये ओवरऑल पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है, समझा। तो एंड में आप लिख देना, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, या द ट्रुथ वैल्यू ऑफ, एक मिनट, ट्रुथ वैल्यू पूछा है ना, तो आप इसको ऐसे लिख दो, द ट्रुथ वैल्यू of given statement is F, क्लियर। यहां पे लिखा है मैंने, यहां देख सकते हो आप, ये यहां पे लिखा है द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F, ओके। तो इस तरीके से आपको किसी भी कंपाउंड स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्जन करके उसका ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, ओके। इसमें दो चीजें चाहिए, पहला कि आपको कंपाउंड स्टेटमेंट को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने आना चाहिए, दूसरा आपको स्टैंडर्ड टेबल्स याद होने चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें आपके साथ हैं तो आप कोई भी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते। ओके, क्लियर, आगे बढ़ते, चलो नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 46 इज अ प्राइम नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो एंड है मतलब कंजंक्शन है, तो इस कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले इसे सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंबॉलिक फॉर्म के लिए इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दो सिंपल स्टेटमेंट है, पहला है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दूसरा है 46 इज अ प्राइम नंबर, है ना। तो दो स्टेटमेंट, पहले को P मानेंगे दूसरे को Q मानेंगे, तो P का मतलब क्या होगा, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और Q का मतलब क्या होगा, 46 इज अ प्राइम नंबर। तो स्टेटमेंट क्या हुआ फिर, द स्टेटमेंट इज के बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, P एंड Q, P एंड Q। अब P और Q का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यू क्या है, तो P का ट्रुथ वैल्यू चाहिए, Q का ट्रुथ वैल्यू चाहिए। अच्छा, P का मतलब ये स्टेटमेंट है 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, 64 परफेक्ट स्क्वायर ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ट्रू है। उसके बाद 46 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है, राइट। 46 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसके ये कंपोजिट नंबर, इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। देखो यार, आपको पता ही होगा कि जो जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड दैट नंबर इटसेल्फ, वो प्राइम नंबर होता है। और जिस नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर्स अगर हो गए तो वो कंपोजिट नंबर होगा, वो प्राइम नंबर नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो 46 के कितने फैक्टर्स हुए भाई, 1 हो गया, 2 हो गया, और इसके बाद में क्या आएगा, 23, है ना। तो 1 2 23 एंड 46, तो कितने फैक्टर्स आए, 4, दो से ज्यादा हो गए, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर होगा क्या, नहीं। तो इसीलिए ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, फॉल्स।
ओके। अब ये जो P और Q का ट्रूथ वैल्यू मिला, इसको आपको P एंड Q में सब्स्टिट्यूट करना है। तो P एंड Q, P का ट्रूथ वैल्यू T, फिर एंड Q का ट्रूथ वैल्यू F। तो एंड के टेबल की क्या खासियत है? एंड का रूल ये कहता है कि अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो पूरा वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि इन दोनों में से एक फॉल्स हो चुका है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। एंड में फॉल्स आया, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हुआ? F। ओके, तो ये लिख देना, द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज F। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 5 इज अ प्राइम एंड 7 डिवाइड्स 94। 5 इज अ प्राइम एंड 7 डिवाइड्स 94, ये एग्जांपल है हमारा। तो इसका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सब फटाफट वही प्रोसेस, सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, ठीक है। तो लेट पी, अच्छा पहले सिंपल स्टेटमेंट क्या है? 5 इज अ प्राइम नंबर, पहला सिंपल स्टेटमेंट। 7 डिवाइड्स 94, सेकंड सिंपल स्टेटमेंट। 5 इज अ प्राइम को P बोलेंगे, 7 डिवाइड्स 94 को Q बोलेंगे। दोनों के बीच में क्या आएगा? एंड। तो P का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 5 इज अ प्राइम और 7 डिवाइड्स 94, ये क्या होगा? Q। तो स्टेटमेंट क्या बना फिर हमारा? द स्टेटमेंट इज, क्या रहेगा? पहले P, फिर एंड, देन Q। तो P एंड Q, ये सिंबॉलिक फॉर्म है। अब P और Q का इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो P मतलब 5 इज अ प्राइम, ट्रू है कि फॉल्स है? ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है। तो P का ट्रूथ वैल्यू T। Q 7 डिवाइड्स 94, ट्रू है कि फॉल्स है? 94 7 से डिविजिबल है क्या? नहीं, नहीं है। 13 7 जा 91, 14 7 जा 98 होता है। तो 94 नहीं, नहीं है। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? फॉल्स। अब P और Q का जो ट्रूथ वैल्यू है, इसको P एंड Q में, यानी जो स्टेटमेंट है हमारा P एंड Q के फॉर्म में, इसमें पुट कर दो। पुट किया तो P की जगह पे क्या लिखना है? T। फिर क्या आएगा? एंड। Q की जगह पे क्या लिखना है? F। फिर से T एंड F। एंड में एक भी F रहा तो रिजल्ट क्या आता है? F आता है। तो T एंड F क्या होगा? F होगा। तो एंड में F आया, एंड में F आया मतलब स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स। यानी ओवरऑल पूरा जो स्टेटमेंट है ये आपका, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? F। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, क्वेश्चन 2 का नेक्स्ट एग्जांपल। क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। इट इज नॉट ट्रू दैट 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इट इज नॉट ट्रू, ये जो इट इज नॉट ट्रू यूज किया गया है, ये दैट के बाद जो स्टेटमेंट लिखा गया है उसका नेगेशन बना रहा है। अगर मैं सिर्फ इतना ही कंसिडर करूं, 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, तो ये सिंपल स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि अगर नेगेशन बनाना ही था तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, 5 माइनस 3 आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, ऐसे भी तो लिख सकते थे, वो भी नेगेशन होता। बिल्कुल बात सही है, आप जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। तो इतना घुमा फिरा के क्यों किया है? तो उनकी मर्जी भाई, क्वेश्चन पूछने वाला कैसे पूछेगा तो उसको, वो तो उसको मालूम है ना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसको पूछने दो, जैसे पूछना है पूछने दो, क्या प्रॉब्लम है? पूछने दो उसको, उसको घुमा फिरा के पूछना है तो पूछने दो ना। जिंदगी में हर चीज एकदम सिंपल होगी तो मजा थोड़ी आएगा, थोड़ा तो ट्विस्ट होना चाहिए ना लाइफ में। क्या करेंगे? तो सिंपल स्टेटमेंट हमने समझ लिया कि क्या है इसके अंदर। सिंपल स्टेटमेंट इसमें है 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, ये सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। 5 माइनस 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? P। इसको P बोलेंगे, बराबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा फिर आपका, यानी स्टेटमेंट क्या रहेगा?
देखो ये जो इट इज, अगर मान लो कि दैट के आगे ये लिखा होता इट इज ट्रू दैट, इट इज ट्रू, तो वो इट इज ट्रू से कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। जैसे मैंने बोला कि इट इज ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इट इज ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बोलने की जगह पे आप सिर्फ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया बोलोगे तो भी चलेगा, है ना। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं कि इट इज नॉट ट्रू दैट दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट इज एज गुड एज दिल्ली इज नॉट द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर के आगे जो इट इज नॉट ट्रू दैट लिखा है, इट इज नॉट ट्रू दैट की वजह से क्या हो रहा है कि 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर का नेगेशन फॉर्म हो रहा है। तो इस पूरे स्टेटमेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - 3 आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर। अब इसमें भी आपने 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर को टी माना है ना। तो 5 - 3 आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, इसका क्या सिंबल होगा? तो इसका सिंबल होगा नेगेशन पी। यस, नेगेशन पी, बराबर है। तो सिंबॉलिक फॉर्म आ गया। अब इसके बाद में आपको पी का ट्रूथ वैल्यू लिखना है। तो 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, सही है क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है ना 11th में, तो पता ही होगा क्या होगा इसका आंसर। फॉल्स है। 5 - 3 आयोटा एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, because we know that any number in the form of a plus b iota, where a and b are some real numbers and iota is equal to under root of -1, number in this form is called complex। real बोलते हैं क्या उसको? नहीं। तो 5 - 3 iota is a real number, ये स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो p का ट्रूथ वैल्यू क्या आया? f। तो नेगेशन p क्या होगा फिर? नेगेशन f। नेगेशन f क्या होता है? t, यानी जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो इट इज नॉट ट्रू दैट 5 - 3 आयोटा इज अ रियल नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आया? t। ओके, तो लिख देना नीचे, मतलब यहाँ नीचे, मतलब कमेंट बॉक्स में नहीं, हाँ वो उधर लिखोगे तो भी अच्छी बात है, लिख दो यहाँ पे, मतलब एंड में, आंसर के एंड में लिख देना इधर कि गिवन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज t। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट एग्जांपल पे। क्या करना है? स्टेटमेंट क्या है हमारे सामने? इफ 3 × 5 = 8 देन 3 + 5 = 15, ये हमारा स्टेटमेंट है। इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए। तो ट्रूथ वैल्यू के लिए हमें गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक कंपाउंड स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट में पहले क्या करते हैं? गिवन स्टेटमेंट को पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका ही ट्रूथ वैल्यू मिलता है। अगर सिंपल स्टेटमेंट होता तो डायरेक्टली मिलता, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। पहले आपको सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रूथ वैल्यू मिलेगा। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंबॉलिक फॉर्म, तो सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करो, लॉजिकल कनेक्टिव आइडेंटिफाई करो। तो लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? इफ देन। कौन से टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट हुआ? ये कंडीशनल, कंडीशनल हुआ, राइट, या इंप्लीकेशन भी कह सकते हैं उसे। और इसमें सिंपल स्टेटमेंट क्या है? तो दो सिंपल स्टेटमेंट, 3 × 5 = 8 एंड 3 + 5 = 15। तो सिंपल स्टेटमेंट मिल गया हमें, 3 × 5 = 8 एंड 3 + 5 = 15। पहले वाले को p मानेंगे, दूसरे वाले को q मानेंगे, राइट। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? द स्टेटमेंट इज, आपको पता है इसके बाद आपको सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, इज कॉमा सिंबॉलिक फॉर्म। पहले क्या लिखेंगे? p, फिर इफ देन, मतलब क्या आएगा? इम्प्लाइज, फिर क्या आएगा? q। तो p इम्प्लाइज q। अब p और q का इंडिविजुअल ट्रूथ वैल्यू चाहिए। अच्छा, p की बात करते, 3 × 5 = 8, ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। 3 × 5 8 थोड़ी होता है। 3 + 5 = 15, ट्रू है कि फॉल्स है? वंस अगेन फॉल्स। ओके, तो गिवन स्टेटमेंट क्या आया? p इम्प्लाइज q। तो इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे वैल्यूज को, f, p की जगह पे f इम्प्लाइज q, वो भी f। तो f इम्प्लाइज f, इम्प्लाइज का टेबल याद करो। इम्प्लाइज का टेबल अगर आपको याद है तो इसमें मैंने आपको बताया था
कि जब t इंप्लाइज f होगा तो ही f रहता है, अदरवाइज ऑल केसेस t होता है। तो ये t इंप्लाइज f है क्या? नहीं, ये क्या है? f इंप्लाइज f। तो f इंप्लाइज f क्या होता है? t, यानी स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। यही लॉजिक है ना? अब आप सोच रहे हो कि ये यार पहला स्टेटमेंट भी ट्रू है, दूसरा भी सॉरी पहला भी फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो ओवरऑल पूरा स्टेटमेंट कैसे फॉल्स हो गया? ये इफ ये कंडीशनल स्टेटमेंट है तो उसकी प्रॉपर्टी की वजह से हुआ। समझ में आया? उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 है ना? तो इसका हमें क्या फाइंड करना है? ट्रुथ वैल्यू। क्या प्रोसेस है? पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट को, फिर ट्रुथ वैल्यू मिल जाएगा। चलो, तो पहले लॉजिकल कनेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे। इफ एंड ओनली इफ मतलब बाय कंडीशनल। सिंपल स्टेटमेंट मिल्क इज वाइट, second simple statement sky is blue. So there are two simple statements, they are combined with the help of the logical connective if and only if। by conditional statement बन गया ये। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है? मिल्क इज वाइट। सेकंड क्या है? स्काई इज ब्लू। पहले वाले को क्या बोलेंगे? पी, सेकंड को क्या बोलेंगे? क्यू। तो स्टेटमेंट क्या हुआ? तो सिंबॉलिक फॉर्म मिल्क इज वाइट पी, इफ एंड ओनली इफ मतलब डबल इंप्लाइज स्काई इज ब्लू क्यू। तो सिंपल सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा पी डबल इंप्लाइज क्यू। ठीक है, अब पी एंड क्यू का इंडिविजुअल ट्रुथ वैल्यूज लिखेंगे। तो पी का ट्रुथ वैल्यू क्या आएगा? पी क्या है? मिल्क इज वाइट, ट्रू है कि फॉल्स है? तो ऑब्वियस सी बात है ट्रू है। पी आइडियल सिचुएशन में तो वाइट ही होता है। क्यू स्काई इज ब्लू, ये भी टी आएगा, ये भी ट्रू है। तो अब पी और क्यू के वैल्यूज को पी डबल इंप्लाइज क्यू जो कि गिवन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टी डबल इंप्लाइज टी आया, मतलब अब आपको डबल इंप्लाइज का टेबल पता होना चाहिए। उसमें हमने ये पढ़ा था कि जब दोनों स्टेटमेंट्स सिमिलर ट्रुथ वैल्यूज होंगे, दोनों स्टेटमेंट के सिमिलर ट्रुथ वैल्यूज होंगे, तो स्टेटमेंट का ट्रुथ वैल्यू टी आएगा। मतलब टी डबल इंप्लाइज टी टी होता है, एफ डबल इंप्लाइज एफ भी टी होता है। और जब स्टेटमेंट के ट्रुथ वैल्यूज अपोजिट होते हैं, एक टी एक एफ, तो एफ आता है डबल इंप्लाइज के केस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? टी। तो गिवन स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। तो आप एंड में क्या लिख देना? द ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 का आखिरी एग्जाम्पल है, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन 3 का ये 7th एग्जाम्पल, इसमें क्या करना है? 24 इज अ कंपोजिट नंबर और 17 इज अ प्राइम नंबर। फिर से वही सब वही प्रोसेस है, सिंबॉलिक फॉर्म बनाओ। ठीक है, तो सिंबॉलिक फॉर्म बनाने के लिए पहले लॉजिकल कनेक्टिव आइडेंटिफाई करेंगे। तो लॉजिकल कनेक्टिव क्या आया? और मतलब कौन सा टाइप का कंपाउंड स्टेटमेंट? डिसजंक्शन। डिसजंक्शन बना। फिर इसमें सिंपल स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सिंपल स्टेटमेंट क्या है? 24 इज अ कंपोजिट नंबर, जिसको हम पी मानेंगे। फिर 17 इज अ प्राइम नंबर, इसको हम क्यू मानेंगे। सिंपल है। तो दो सिंपल स्टेटमेंट, पहला 24 इज अ कंपोजिट नंबर, फिर 17 इज अ प्राइम नंबर, पहले वाले को पी अज्यूम किया, दूसरे वाले को क्यू अज्यूम किया। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना? स्टेटमेंट को क्या लिखेंगे? द स्टेटमेंट इज। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हुआ? चलो देखते हैं। 24 इज अ कंपोजिट नंबर, मतलब पी। उसके बाद और
ठीक है, और का सिंबल। फिर 17 इज अ प्राइम नंबर, तो क्यू। तो स्टेटमेंट, गिवन स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में आ गया, पी और क्यू। अब पी का ट्रुथ वैल्यू लिखेंगे, 24 इज अ कंपोजिट नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। फिर क्यू, 17 इज अ प्राइम नंबर, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, राइट। तो अब जो स्टेटमेंट है हमारा पी और क्यू, इसमें पी की जगह पे टी और क्यू की जगह पे टी, तो टी और टी, और का टेबल याद है, और के टेबल में क्या बोला था हमने, अगर और में एक भी स्टेटमेंट, एटलीस्ट एक स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो पूरा वैल्यू ट्रू आता है, ठीक है। तो इट इज टी, टी आया, तो क्या बोलना है हमें, देयरफॉर, मैं लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए लिख के दे रहा हूं ये, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज टी, गिवन स्टेटमेंट इज टी, क्लियर। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इफ स्टेटमेंट्स P एंड Q, ध्यान दो इधर, P एंड Q आर ट्रू स्टेटमेंट्स, आर एस आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, then determine the truth value of the following। तो प्रॉब्लम के हिसाब से P एंड Q ट्रू है, R एंड S फॉल्स है। तो P एंड Q ट्रू मतलब P एंड Q का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, T होगा। P का ट्रुथ वैल्यू T, Q का ट्रुथ वैल्यू T होगा। और R एंड S आर, R कॉमा S आर फॉल्स स्टेटमेंट्स, तो R का ट्रुथ वैल्यू F होगा और S का ट्रुथ वैल्यू F होगा। तो हमें ये जो भी स्टेटमेंट दिए हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, राइट, इन सब का ट्रुथ वैल्यू फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, जो भी पी क्यू आर एफ आर एस का जो ट्रुथ वैल्यूज है उनको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो चलो पहला एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप, और यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो पी की जगह पे क्या लिखना है, टी। तो जहाँ पे भी पी एंड क्यू होगा वहाँ पे टी लिखना, जहाँ पे भी आर एंड एस होगा वहाँ पे एफ लिखना है, ये प्रोसेस है। तो P का ट्रुथ वैल्यू T, फिर और ब्रैकेट T एंड F। तो पहले एक ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट सिंप्लीफाई हुआ, ब्रैकेट के अंदर T एंड F है, तो T एंड F, तो एंड में एक भी F हुआ तो रिजल्ट F होता है, तो T एंड F क्या आएगा, F। तो T और फिर ब्रैकेट का रिजल्ट यहाँ लिखेंगे विच इज F। तो फिर T और F आया ना यहाँ पे, तो T और F, और में अगर एक भी T हुआ तो रिजल्ट T होता है, बराबर। T और F क्या आएगा, T। तो पहला वाला कंप्लीट, ओके। सेकेंड, तो P की जगह पे ब्रैकेट, P की जगह पे T इम्प्लाइज Q की जगह पे T ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड R की जगह पे F इम्प्लाइज S की जगह पे F। तो पहले पहला वाला ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा विच इज T इम्प्लाइज T। तो इम्प्लाइज का टेबल याद है, उसमें क्या बताया था हमने, T इम्प्लाइज T, T होता है, तो T, फिर एंड, फिर F इम्प्लाइज F, टेबल के हिसाब से इम्प्लाइज में F इम्प्लाइज F, ये भी T होता है, तो T एंड T आ रहा है। तो एंड वाला टेबल, तो T एंड T, एंड में अगर दोनों ट्रू हुआ तो रिजल्ट ट्रू होता है, ओके। तो T, ठीक है। तो सेकेंड वाले का भी ट्रूथ वैल्यू T आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वन क्या लिखा हुआ है, Q एंड R और इन ब्रैकेट नेगेशन P एंड S, ये हमारा थर्ड एग्जांपल है। तो फटाफट ट्रूथ वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, P की जगह पे और Q की जगह पे T लिखना है, R और S की जगह पे F लिखना है। तो ब्रैकेट T, फिर एंड R, R का ट्रूथ वैल्यू F ब्रैकेट क्लोज, फिर और, फिर ब्रैकेट नेगेशन P, नेगेशन T एंड S, S का ट्रूथ वैल्यू F, तो F, ओके।
तो पहला वाला जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज रहने दो फिलहाल, तो टी एंड एफ, फिर और अच्छा अब आप यहाँ देखो नेगेशन टी, नेगेशन टी क्या होता है, टी का नेगेशन एफ होता है राइट, तो वो लिख दो यहाँ पे एफ फिर एंड फिर एफ। अब क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स को एक साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहला ब्रैकेट क्या है, टी एंड एफ, एंड में एक भी एफ हुआ तो एफ होता है, तो टी एंड एफ एफ। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या आ रहा है, एफ एंड एफ, एफ एंड एफ क्या होता है, वो भी एफ होता है, तो फर्स्ट ब्रैकेट एफ, सेकंड ब्रैकेट भी एफ, बीच में क्या आया और, तो क्या लिखेंगे एफ और एफ। तो फाइनली क्या आएगा, एफ और एफ, फॉल्स और फॉल्स, और में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होता है, तो फॉल्स, तो थर्ड का ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में p इंप्लाइज q फिर एंड नेगेशन r, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ब्रैकेट के अंदर p इंप्लाइज q, p का ट्रुथ वैल्यू t फिर इंप्लाइज q का ट्रुथ वैल्यू t, तो t इंप्लाइज t फिर एंड नेगेशन r, तो नेगेशन ऑफ r, r का ट्रुथ वैल्यू f है, तो इस ब्रैकेट में t इंप्लाइज t है, तो t इंप्लाइज t क्या होगा, इंप्लाइज का टेबल t इंप्लाइज t t होता है, फिर एंड नेगेशन f, नेगेशन f मतलब t, ठीक है, टी एंड टी, तो टी एंड टी क्या आएगा, टी आएगा। ठीक है, तो टी एंड टी टी, तो फोर्थ वाला टी हो गया। आई होप सबको टेबल्स बराबर से याद है, अगर टेबल्स याद नहीं होगा तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो सकता है। तो टेबल्स कहाँ से पढ़ोगे, तो मैंने जो कॉन्सेप्ट्स के लेक्चर्स, कॉन्सेप्ट्स फॉर एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो अपलोड किया है, उसमें से स्पेसिफिकली पार्ट 3 जो है वो जाके देखो, वहाँ से आपको टेबल्स का नॉलेज हो जाएगा, फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 5 पे, 4 हो गया, 5 पे आते हैं। 5 इज ब्रैकेट के अंदर नेगेशन r डबल इंप्लाइज p इंप्लाइज नेगेशन q। ठीक है, तो ब्रैकेट नेगेशन r, नेगेशन ऑफ r, r का ट्रूथ वैल्यू क्या है, f है, r इज फॉल्स ना, फिर डबल इंप्लाइज p, p का ट्रूथ वैल्यू t है, फिर इंप्लाइज नेगेशन q, q का ट्रूथ वैल्यू क्या है, t है, ट्रू है, तो p एंड q ट्रू, प्रॉब्लम में बोला गया p एंड q ट्रू, r एंड s आर फॉल्स, तो जहां भी p एंड q है वहां पे t लिखेंगे, जहां पे r एंड s है वहां पे f लिखेंगे। ठीक है, अब नेगेशन f विच इज t डबल इंप्लाइज t इंप्लाइज नेगेशन t विच इज f। अब सबसे पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई होगा विच इज t डबल इंप्लाइज t, t डबल इंप्लाइज t क्या होता है, t होता है t, फिर इंप्लाइज f, इंप्लाइज f, तो t इंप्लाइज f क्या होगा, इंप्लाइज का टेबल याद है, उसमें हमने पढ़ा था t इंप्लाइज t, t, t इंप्लाइज f, f, f इंप्लाइज t, t, एंड f इंप्लाइज f, ये भी t। तो ये जो केस है t इंप्लाइज f वाला, यहाँ पे f आ रहा है, बाकी सब t रहता है। ओके, तो क्या आएगा फिर, t इंप्लाइज f, f। ओके, एक और एग्जांपल कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या बोला है एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर नेगेशन p एंड फिर से एक और ब्रैकेट नेगेशन q एंड r, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर और एक और बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है, उसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट, उसके अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर q एंड r, फिर और सेकेंड ब्रैकेट p एंड r। तो एक्सप्रेशन काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है बट है बहुत ईजी एक्चुअली ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो p एंड q आर ट्रू, तो p एंड q की जगह पे क्या लिखेंगे, t, राइट, r एंड s आर फॉल्स, तो r और s की जगह पे क्या लिखेंगे, f। ठीक है,
तो P की जगह पे T, Q की जगह पे T, तो नेगेशन T एंड फिर ब्रैकेट नेगेशन T एंड R की जगह पे F ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, और फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट, इन राउंड ब्रैकेट Q एंड R, Q एंड R क्या है, T एंड F, फिर और सेकेंड राउंड ब्रैकेट P एंड R, T एंड F, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर पहले देखो क्या आया, ये नेगेशन T, नेगेशन T क्या होगा, F एंड फिर ब्रैकेट इसके अंदर नेगेशन T, फिर से नेगेशन T, फिर से F एंड F, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर अब देखो पहले T एंड F आ रहा है पहला ब्रैकेट, तो T एंड F, T एंड F क्या होता है, T होता है राइट, T, फिर ये और फिर T एंड F, तो T एंड F फिर से T होगा, फिर से सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, सॉरी सॉरी, T एंड F इज नॉट T, इट्स F, है ना, सॉरी, तो यहाँ पे T एंड F क्या हुआ, F हुआ, फिर ये और फिर T एंड F, तो F एंड अब क्या होगा, अच्छा अभी ये ब्रैकेट है जो F एंड F, तो F एंड F क्या होता है, F होता है, फिर और फिर ब्रैकेट, अब इसमें F और F आ रहा है, F और F, वो F होगा, अब यहां देखो F एंड F, तो वो भी F होगा, फिर और फिर ये इसको बिना ब्रैकेट के लिख दो तो F आ जाएगा, और लास्ट में क्या आया, F और F, तो ये F होगा, तो फाइनली आपने देखा कि ट्रुथ वैल्यू F आया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट, और ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी एग्जाम्पल है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएंगे हम लोग। तो P एंड Q आर ट्रू, R एंड S आर फॉल्स, तो वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते जाओ जैसे बोला है, तो स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर नेगेशन P मतलब नेगेशन T एंड Q विच इज T ब्रैकेट क्लोज, फिर एंड नेगेशन R नेगेशन F स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, फिर और सेकेंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट्स फर्स्ट राउंड ब्रैकेट, इसके अंदर Q इम्प्लाइज P मतलब T इम्प्लाइज T, फिर इम्प्लाइज नेगेशन S और R, नेगेशन S और R है ये, ओके, तो नेगेशन S क्या होगा, नेगेशन F और R भी F है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, तो नेगेशन T और T एंड T, नेगेशन T एंड T, तो नेगेशन T क्या है, F है, ब्रैकेट के अंदर F एंड T, फिर एंड फिर ये नेगेशन F T होगा फिर से, फिर और स्क्वायर ब्रैकेट, अब उसके अंदर ये T इम्प्लाइज T आ रहा है, तो T इम्प्लाइज T क्या होगा, T होगा, तो वो लिख दिया, उसके बाद ये इम्प्लाइज, वो इम्प्लाइज लिख दिया, उसके बाद ये सेकेंड ब्रैकेट जो है इसके अंदर पहले नेगेशन F को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो इम्प्लाइज के बाद ब्रैकेट आएगा, तो इस ब्रैकेट के अंदर पहले नेगेशन F का वैल्यू लिखेंगे विच इज T, उसके बाद क्या लिखना है, और F एज इट इज, और F लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, अब यहाँ देखो आप F एंड T, F एंड T एंड का टेबल, तो F एंड T क्या होता है, T होता है, T होता है नहीं F होता है, F एंड T F होता है, सॉरी, F एंड T क्या होता है, F, फिर एंड फिर ये T, फिर इसके बाद ये और, इसके बाद अभी ये ब्रैकेट, उसके बाद ये T इम्प्लाइज, फिर ये T और F, तो T और F क्या है,
और में एक भी टी हुआ तो रिजल्ट टी होता है, राइट? तो टी आएगा। अब इस ब्रैकेट में क्या आ रहा है? एफ एंड टी, एफ एंड टी, एंड में एक भी एफ हुआ तो रिजल्ट इज एफ। तो इस ब्रैकेट का वैल्यू, इस ब्रैकेट का वैल्यू क्या आएगा? तो इस ब्रैकेट का वैल्यू आएगा एफ, फिर और इस ब्रैकेट का वैल्यू टी इंप्लाइज टी, टी इंप्लाइज टी क्या आएगा? टी होता है, तो टी, एफ और टी, एफ और टी क्या होगा? टी होगा, क्योंकि और में एक भी टी हुआ तो रिजल्ट टी आता है, राइट? तो फाइनली टी आ गया, तो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब एक्सरसाइज 1.1 में सिर्फ एक ही क्वेश्चन बाकी है, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। Oh wait, there is one more problem. There is one more problem in question number 4. I think this may be the last one. I think, yeah, this may be the last one. So let's solve. तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये 8th एग्जाम्पल है, ठीक है? तो यही आखिरी होगा। यस, ये आखिरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो जा रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी एग्जाम्पल है। तो इसमें भी क्या करना है कि पी एंड क्यू ट्रू होंगे, आर एंड एस फॉल्स होंगे, राइट? तो पी और क्यू की जगह पे टी लिखना है और आर एंड एस की जगह पे एफ लिखना है। तो लेट्स डू दिस। नेगेशन, फिर ब्रैकेट, फिर ये राउंड ब्रैकेट, उस राउंड ब्रैकेट के अंदर नेगेशन टी एंड आर, आर इज एफ, ब्रैकेट क्लोज, और फिर ये देखो एस इंप्लाइज नेगेशन क्यू। तो ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एस इंप्लाइज, एस मतलब एफ इंप्लाइज, फिर नेगेशन क्यू मतलब नेगेशन टी, राउंड ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, डबल इंप्लाइज, अब ये ब्रैकेट है पी एंड आर, ब्रैकेट के अंदर पी एंड आर आ रहा है, तो इन ब्रैकेट पी एंड आर, पी इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। ओके, सो अब इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेगेशन, फिर ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट के अंदर पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, यानी दो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करने, दिस वन एंड दिस वन, राइट? पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो नेगेशन टी यानी एफ एंड एफ, फिर और फिर एफ इंप्लाइज नेगेशन टी, एफ इंप्लाइज नेगेशन टी, एफ क्या है? एफ इंप्लाइज नेगेशन टी मतलब एफ, ब्रैकेट क्लोज, फिर डबल इंप्लाइज। अब यहाँ पे इस ब्रैकेट का वैल्यू आ जाएगा टी एंड एफ, एंड में एक भी रिजल्ट एफ हुआ तो पूरा वैल्यू एफ होता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा? एफ आएगा, यहाँ पे लिख देंगे एफ। अब नेगेशन ब्रैकेट, अब इसके अंदर देखो आपको दो ब्रैकेट्स, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर दो छोटे ब्रैकेट्स हैं, ये दिस वन एंड दिस वन, राइट? सो इस ब्रैकेट का वैल्यू, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एफ और एफ, सॉरी एफ एंड एफ, सॉरी एफ एंड एफ। तो एफ एंड एफ क्या होगा? एफ होगा, फिर और फिर एफ इंप्लाइज एफ, एफ इंप्लाइज एफ टी होगा, ठीक है? फिर डबल इंप्लाइज, फिर ये एफ, एफ होगा। तो अब आपको क्या करना है कि ये जो एफ और टी है, एफ और टी, इसका वैल्यू चाहिए। तो एफ और टी क्या आएगा? और में अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो पूरा वैल्यू टी ट्रू होता है। तो नेगेशन, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो ब्रैकेट के अंदर एफ और टी लिखना है, एफ और टी होगा, डबल इंप्लाइज एफ। तो अब ये नेगेशन टी क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा, तो एफ डबल इंप्लाइज एफ, एफ डबल इंप्लाइज एफ। तो डबल इंप्लाइज का टेबल में क्या हमने पढ़ा था कि जब डबल इंप्लाइज में दोनों स्टेटमेंट्स के ट्रूथ वैल्यूज आइडेंटिकल होंगे तो स्टेटमेंट ट्रू रहता है, अगर अपोजिट होंगे तो स्टेटमेंट फॉल्स रहता है। तो यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल है ना, एफ एफ है, तो स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा? टी आएगा, फाइनली टी आएगा, एफ डबल इंप्लाइज एफ टी आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 का 8th सब एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल बाकी है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी दैट।
सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, इसमें बोला गया है राइट द नेगेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो भी स्टेटमेंट दिए इनके नेगेशंस को लिखना है हमें, तो ठीक है, नेगेशन लिखना बहुत सिंपल है। यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए सब वो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। तो यहाँ पे अभी हम सीख रहे हैं कि हाउ टू राइट द नेगेशन ऑफ अ सिंपल स्टेटमेंट। आगे जाकर हम ये सीखेंगे कि हाउ टू राइट द नेगेशन ऑफ अ कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है। तो फिलहाल अभी सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, जो कि बहुत ही इजी टास्क है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट एग्जांपल। मैं अभी नीचे नेगेशन ही लिखूंगा, राइट। तो तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, इसका नेगेशन चाहिए, तो बहुत ही सिंपल है। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश का नेगेशन होगा तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये इसका नेगेशन हो गया, बहुत सिंपल था। ओरिजिनल स्टेटमेंट में नॉट नहीं इंक्लूडेड था, तो नेगेशन लिखते समय नॉट को इंक्लूड कर लिया, ओके, वेरी इजी। अब नेक्स्ट एग्जांपल, सेकंड वाला। 3 इज नॉट अ क्यूब रूट, 3 इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो हमें नेगेशन फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब आप देखो कि इस इक्वेशन में ऑलरेडी नॉट है, तो जब नेगेशन फॉर्म करेंगे तो ये नॉट निकल जाएगा। तो क्या आएगा, 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था। 3 is not a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0। इसका नेगेशन क्या बना, 3 is a root of the equation x square plus 3x minus 18 equal to 0, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमारे सामने है √2 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। इसका नेगेशन लिखना है, तो बहुत इजी है। √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, सिंपल, नॉट ऐड कर दिया। नेगेशन फॉर्म करने समय यही रूल है कि अगर ओरिजिनल प्रॉब्लम में नॉट नहीं है तो नॉट ऐड कर देंगे, अगर नॉट है तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो इस एग्जांपल में नॉट नहीं था, यहाँ पे नॉट नहीं था तो नॉट ऐड कर दिया। अब आते हैं फोर्थ एग्जांपल पे। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, ठीक है। पॉलीगॉन ABCD इज अ पेंटागन, इसका नेगेशन चाहिए हमें, तो बहुत ही इजी है। इसमें नॉट है क्या, यहाँ पे नॉट है नहीं है, तो नेगेशन में क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन ABCDE इज नॉट ए पेंटागन, क्लियर, डन, सिंपल। और इसके बाद 7 + 3 > 5, ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में हमारे सामने। याद रखना इनइक्वालिटी भी स्टेटमेंट होता है, प्रोवाइडेड अगर उसके अंदर कांस्टेंट हुआ तो। हाँ, अगर ऐसा इनइक्वालिटी रहा जैसे x > 4, अब इसमें x नॉट डिफाइंड है, x पता नहीं हमें, तो ये ओपन सेंटेंस होगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा रहा 5 > 4, तो ये स्टेटमेंट है। 3 < 0, ये भी स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट तो ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है, राइट, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नेगेशन फॉर्म करना है। तो 7 + 3 > 5 का नेगेशन क्या होगा, 7 + 3 <= 5। एक तो ये आंसर हो सकता है, या फिर एक और आंसर हो सकता है 7 + 3, सीधा ये जो ग्रेटर देन का साइन है इसको कट कर देंगे, ठीक है। तो 7 + 3 <= 5 लिखो, या 7 + 3 नॉट ग्रेटर देन 5 लिखो, एक ही मतलब है, ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। मतलब हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 सारे कंप्लीट कर लिए, यानी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया।
तो इस तरीके से मैथमेटिकल लॉजिक का फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 विथ एवरी क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक है। और स्पीकिंग डाइजेस्ट जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, स्पीकिंग डाइजेस्ट का पहला वीडियो कंप्लीट कर दिया है। स्पीकिंग डाइजेस्ट में कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे, जो सीरीज में प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसमें कॉन्सेप्ट्स नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट्स के लिए आपको इंडिविजुअल चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वो मैं बनाऊंगा। इंडिविजुअल चैप्टर का प्लेलिस्ट बनेगा तो उसमें कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एक्सरसाइज भी होंगे, और जो स्पीकिंग डाइजेस्ट का प्लेलिस्ट बनेगा उसमें सिर्फ एक्सरसाइजेज ही होंगे, ओनली एक्सरसाइजेस, ओके, ताकि वो स्टूडेंट्स को आपको ईजी पड़े, मतलब आपको फाइंड करने में ईजी पड़े कि भाई मुझे अगर पर्टिकुलर चैप्टर के पर्टिकुलर एक्सरसाइज के पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है तो आप सीधा प्लेलिस्ट में आइए, पर्टिकुलर एक्सरसाइज ढूंढिए, उसके अंदर पर्टिकुलर क्वेश्चन को ढूंढिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन कैसे ढूंढना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से स्पीकिंग डाइजेस्ट का पहला लेक्चर भी कंप्लीट हो गया, पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट वीडियो कंप्लीट। और हमारा मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इससे आपका बेनिफिट हो रहा है, तो देर किस बात की है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो इसे, ताकि आपको आगे आने वाले जो चैप्टर्स है उनका भी नोटिफिकेशन मिले, ताकि आप वो चैप्टर्स के भी वीडियोस आप देख सको, ठीक है। और इसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, उनको भी बताओ कि भाई मैथ बाय SM ये जो यूट्यूब चैनल है, इस पे जो क्लास 12 साइंस का मैथमेटिक्स है उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसके सारे कॉन्सेप्ट्स, हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जा रहे हैं, और हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज का सल्यूशन भी बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, सोशल मीडिया पे फैला दो। यार ऐसा करो कि ये जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, मैं जो ये मेहनत कर रहा हूँ, जो एफर्ट्स दे रहा हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स तक पहुंचने दो। एटलीस्ट ये रीच करो, ऐसा कुछ करो यार, ऐसा तुम लोग फैलाओ इसको कि सभी महाराष्ट्र के बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे, उनको ये सोल्यूशन मिले, ठीक है, उनका भी बेनिफिट हो। तो तो अगर लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना और कमेंट करना, ठीक है। और फिर चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसे, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे अगले पार्ट में, मैथमेटिकल लॉजिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसके आगे का एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी लर्निंग।